देखो हमारे पास जो u की वैल्यू मिली थी वो u क्या था आपके पास, माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई, एंड v इक्वल क्या था आपके पास, डेल साई अपॉन डेल एक्स, एंड डी साई इक्वल क्या था आपके पास, डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये अपने पास से रिजल्ट मिला था। तो देखो इससे हमने लिखा दिस साई लीड्स डी साई इक्वल 0, क्योंकि हमने जो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग, तो अपने पास डी साई इक्वल क्या गया, उसमें डी साई इक्वल क्या था, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ। अपने पास क्या आई थी, अपने पास आई थी वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल 0। इसको आपने लिखा था वी डी एक्स माइनस का यू डी वाई इक्वल डी साई। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या किया था, एडजस्ट किया था कि वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल क्या होना चाहिए, डी साई होना चाहिए। तो देखो डी साई, अभी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ क्या, तो डी साई इक्वल 0 आ रहा है, डी साई 0 इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देखो दिस साई लीड्स डी साई इक्वल 0 ऑन इंटीग्रेशन। तो देखो ऑन इंटीग्रेशन साई इक्वल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो साई इक्वल आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट। तो ऑन इंटीग्रेशन साई इक्वल क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, और इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ साई इक्वल सी, साई वहाँ जहाँ आपके पास सी भी क्या है, कोई कांस्टेंट ही है। तो आपके पास जो ये साई मिला है, ठीक है, ये जो हमें साई मिला है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन, या इसको सिंपली सिर्फ इसको लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन भी हम बोल सकते हैं, या सिंपली स्ट्रीम फंक्शन भी बोल सकते हैं, या आप सिंपली करंट फंक्शन बोलना चाहो तो वो भी आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो लिख देता हूं मैं यहाँ, दिस साई नॉन एज लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन और सिंपली स्ट्रीम फंक्शन दिस साई नोन एज लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन और सिंपली स्ट्रीम फंक्शन, यानी इसी को जो ये साई होता है उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, और हमारी पास जो हेडिंग थी वो भी क्या थी, स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन। इसी स्ट्रीम फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, करंट फंक्शन बोलते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख देता हूँ करंट फंक्शन, इसी को और आप क्या बोलते हो, करंट फंक्शन। तो देखो हमने सीखा स्ट्रीम फंक्शन ओब्लिक, या उसी को जब आप करंट फंक्शन बोलते हो। तो आपने बात कर ली ये साई, अब ये जो साई है वो कैसे जाना जाएगा आपके पास, एक स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन की डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, या तो आप या तो इसको स्ट्रीम फंक्शन बोल सकते हो, या लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन बोल सकते हो, या आप इसको करंट फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल रहे वो आप बोल सकते हो इसमें। ठीक है, ये बात की मैंने स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन की। अब इस स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन को मैं थोड़ा सा आपके पास जो हमने यूनिट पढ़ी है उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमने यूनिट पढ़ ली ना पहले काइनेमेटिक्स, उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं ना, उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। तो थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वाली, और वो किस में पढ़ाई थी, जब हमने रोटेशनल और इरोटेशनल वेलोसिटी की बात की थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ स्पिन कंपोनेंट बताए थे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। ठीक है, जिनको आपने बोला था एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो उन कंपोनेंट्स की बात करता हूँ मैं, उससे इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि देखो इससे और उससे क्या आपके पास क्या
रिजल्ट निकलता है कि आपके पास अगर स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ हो तो आप उस मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, रोटेशनल डिफाइन करोगे या इरोटेशनल डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, उससे रिलेट करने की इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो है आपके पास स्ट्रीम फंक्शन है वो उस तरह कैसे बिहेव करता है, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो it can be seen that the stream function psi can be seen that the stream function psi exist for rotational and irrotational irrotational motion. It can be seen that the stream function psi exists for rotational and irrotational motion. यानी हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो किन किन दोनों टाइप की मोशन होगी, कौन कौन सी, रोटेशनल और इरोटेशनल, उन दोनों के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा तो स्ट्रीम फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन होगी जो साई होगी। कुछ देखो, अगर रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों के लिए अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो कंडीशन सेटिस्फाई करे वो फ्लूइड, ताकि आप उसको क्या बोल सको कि ये रोटेशनल होगा या इरोटेशनल होगा। ठीक है, तो देखो द स्पिन कंपोनेंट्स आर, ठीक है, ओमेगा 1 मान लेते हैं, तो ओमेगा 1 द स्पिन कंपोनेंट्स आर, तो मैं जो वो उसमें हमने जो स्पिन कंपोनेंट निकाले थे वो लिखता हूँ। देखो ओमेगा 1 कितना होगा आपके पास, ये आपके पास ओमेगा 1 होगा। ओमेगा 2 क्या होगा, यहाँ से और यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा 3। क्या यही वो तीनों स्पिन कंपोनेंट होंगे जो आपने रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन में लिखे थे। ठीक है, ये तीनों आपके पास क्या हो गए, स्पिन कंपोनेंट हो गए। अब स्पिन कंपोनेंट हो गए तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है कि जो ओमेगा है वो तो क्या है, सॉरी जो डब्लू है थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट वो तो क्या है, 0 है, क्योंकि मोशन क्या है आपके पास 2 डायमेंशनल। ठीक है, मोशन 2 डायमेंशनल है तो जो डब्लू है थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट वो तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यू और वी है वो किस किस के फंक्शन है, ठीक है, u और v किस किस के फंक्शन है, सिर्फ x y और टाइम t के। तो देखो यहां लिख देते हैं, सिंस द मोशन इज 2 डायमेंशनल so there is only 2 non-zero velocity component u and v।
तो देखो यहाँ से देन जो थर्ड वन होगा W वो क्या हो जाएगा 0। सिंस द मोशन इज 2 डायमेंशनल सो देर इज ओनली 2 नॉन जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट्स u एंड v। तो आप कहते हो मोशन 2 डायमेंशनल है, मोशन 2 डायमेंशनल तो वेलोसिटी भी किस में होगी, सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही होगी, और वो कौन कौन सी होगी, u एंड v होगी। ठीक है, तो u एंड v माना हमने। अब देखो इसके साथ में आपने क्या माना है, उसके अलावा आपने क्या, आप जानते हो देखो वी नो दैट, सिंस वी नो दैट जो u होता है वो u होता है फंक्शन ऑफ x y और t का, और v भी फंक्शन होता है v ऑफ x y और t का। ये हमने शुरू में ही बात की जब मैंने मोशन ऑफ 2 डायमेंशन पढ़ाया था, तब बताया था कि एक फ्लूइड मोशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट हो, नॉन जीरो, एक थर्ड वन क्या हो 0 हो, और जो 2 नॉन जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किस किस के फंक्शन होने चाहिए, x y और t के। तो देखो u और v x y और t के फंक्शन होंगे। तो देखो यहाँ से, तो देखो मैं उसको थोड़ा सा इक्वेशन नाम दे देते हैं, देन क्या हो रहा है बोर्ड के, इन सभी को मिला के मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक है, तब देखो यहाँ से 1 की बात करें तो मैं यही समझा देता हूँ, W 0 तो ये भी 0। ठीक है, V है वो Z का फंक्शन नहीं है तो W1 भी 0, पूरा ये तो 0, W3 में ये नॉन जीरो W3, और W2 में क्या U Z का फंक्शन है, नहीं है, और W भी आपके पास W भी आपके पास 0 है तो ये भी 0। तो वहाँ से क्लियरली हम ये लिख सकते हैं, देखो यूज यूजिंग अबाउ रिजल्ट इन इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में ऐड करोगे तो देखो ओमेगा 1 इक्वल क्या, ये 0 हो जाएगा, -0 ये भी 0 हो जाएगा, ओमेगा 2 में देखो ये पूरा 0 क्योंकि वो किसका फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन नहीं है, और यहाँ से ये 0 अपॉन यही था आपके पास। देखो डेल अपॉन डेल जेड, तो यू जेड का फंक्शन नहीं है, और डेल डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू वाला, और थर्ड वन बच गया यहाँ से। तो देखो थर्ड वन तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और तो थर्ड वन है आपके पास ओमेगा 3 कितना है आपके पास, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, यही है। ठीक है, देखिए देख लेते, थर्ड वन यही है, देखो यही है। तो यहाँ से क्या नॉन जीरो सिर्फ ओमेगा 3 रहेगा, तो ओमेगा 3 इक्वल कितना आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई के, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को चलो थोड़ा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। देखो इधर ओमेगा 3 इक्वल मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और सुनो मैंने स्पिन कंपोनेंट की बात की है, तो इनमें मैं हाफ और ऐड कर देता हूँ, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ आपको एवरेज वेलोसिटी इस प्रकार से बताई थी, जो एवरेज वेलोसिटी के कंपोनेंट थे इस प्रकार थे। ठीक है, 1/2 हमने रोटेशनल मोशन में ये डिस्कस किया था। तो देखो ये थर्ड वन आपके पास साथ में, चलो इनके भी
1/2 रख लेते हैं, इनका 1/2 तो 0 में चला ही जाएगा। ठीक है, ये लिखा हमने प्रॉपर। क्या अब यहाँ u v की वैल्यू रख दें हम? तो देखो, तो यहाँ से क्या 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई आ रहा है। ठीक है, तो क्या v की वैल्यू आपको पता है v क्या होता है? v होता है डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u भी आपको पता है u क्या होता है? माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई। यही वैल्यू निकाली थी हमने भी स्ट्रीम फंक्शन से। तो देखो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या कि हाफ ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स बनेगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और ये क्या माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 क्या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बन गया। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ से, अब यहाँ से एक रिजल्ट लिखते हैं। द मोशन इज irrotational. The motion is irrotational. The motion is irrotational if the stream function satisfy the Laplace इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन की बात करते क्या कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में है हाफ। तो क्या ये हाफ 0 में चला गया, तो यहाँ से हाफ 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और साथ में साई इक्वल 0। क्या ये डेल ऑपरेटर होता है? तो क्या डेल स्क्वायर इक्वल्स डेल स्क्वायर साई इक्वल 0। तो ये कंडीशन हो गई इर्रोटेशनल मोशन की। अगर स्ट्रीम फंक्शन साई दिया हुआ है और आपको उसे क्या प्रूव करना है? इर्रोटेशनल मोशन प्रूव करना है, तो वो क्या किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? 2 डायमेंशन में आपके पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेल आपके पास क्या होता है? लाप्लास ऑपरेटर इन 2 डायमेंशन, तो वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? डेल स्क्वायर साई इक्वल 0 आना चाहिए। तब आप क्या बोलोगे कि जो मोशन है वो आपके पास क्या है? इर्रोटेशनल है। क्या है? इर्रोटेशनल है। तो देखो एक बार इसको देख लेते हैं हमने क्या किया है, जो समझा है उसको। देखो जो टेक्निकल इश्यू आया था उससे पहले अपन यहाँ थे। ठीक है, तो u इक्वल हो गया माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई एंड v इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू हमने निकाल ली थी। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी। एंड डी साई इक्वल ये था, ये भी हमने निकाला था। तो दिस साई लीड टू दिस। अब इस साई से आप क्या बोल सकते हो? क्योंकि ये आपके पास इस इक्वेशन के किस में है? RLHS वाले पार्ट में है। ये देखो LHS वाले पार्ट में है, और ये इसके LHS वाले पार्ट में, जबकि इसका LHS वाला पार्ट तो क्या है? 0। तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 की। तो डी साई इक्वल 0, तो ऑन इंटीग्रेशन साई इक्वल कॉन्स्टेंट, और साई इक्वल क्या आ जाएगा? c। कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने c। तो देखो दिस साई नोन एज लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन और सिंपली स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन। यानी ये जो साई है वही आपके पास क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन होता है, या लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन भी बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो? करंट फंक्शन। तो ये क्या होता है? करंट फंक्शन भी होता है आपके पास। तो ये इसी का समझ में। तो देखो नेक्स्ट, फिर देखो उससे हमने क्या सीखा? देखो
अब हम बात कर रहे हैं, देखो स्ट्रीम फंक्शन तो निकाल लिया, अब स्ट्रीम फंक्शन से डिस्क्राइब करता है इसकी मोशन को, पार्टिकल की मोशन को। तो देखो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इट कैन बी सीन दैट द स्ट्रीम फंक्शन साई एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। यानी ये तो आपको पता है कि जो मोशन है अपने वो 2 टाइप पढ़े थे, रोटेशनल और इरोटेशनल। तो जो आपके पास स्ट्रीम फंक्शन है वो भी रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन के लिए ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि u और v जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हैं आपके पास। तो देखो द स्पिन कंपोनेंट्स आर, अब आप जानते हो स्पिन कंपोनेंट्स लिखो या एवरेज वेलोसिटी लिखो, जो अपन ने वहाँ लिखी थी क्या यूनिट नंबर 4 में, यानी हम जब काइनेमेटिक्स की बात की थी तो उसमें इरोटेशनल मोशन की बात की, जब मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन के लिए। तो देखो द स्पिन कंपोनेंट्स ω1 लिखा, ω2 लिखा और ω3 लिखा, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखो यहाँ से आपको क्लियरली पता है कि मोशन है वो 2 डायमेंशनल है, मोशन 2 डायमेंशनल है तो सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से u और v आपके पास क्या होंगे, नॉन जीरो, और जो थर्ड वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा है सिंस द मोशन इज 2 डायमेंशनल सो देयर इज ओनली 2 नॉन जीरो वेलोसिटी कंपोनेंट u एंड v। कि वेलोसिटी आपका लिख दिया मैंने रीजन, क्योंकि जो मोशन है वो आपके पास 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है तो यहाँ सिर्फ 2 ही वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे u एंड v, थर्ड वन इज 0। तो देखो u एंड v देन w इक्वल 0। अब आपको ये भी पता है कि जब हमने 2 डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, u और v है वो सिर्फ फंक्शन होंगे x y और टाइम t के। तो देखो सिंस वी नो दैट u है, u फंक्शन है x y और t का, और v भी फंक्शन है x y t का। तो अब ये रिजल्ट हम यूज करते हैं अबाउ इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग अबाउ रिजल्ट इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो देखो W0, V आपके पास क्या है, Z का फंक्शन ही नहीं है तो पूरा 0, यहाँ से भी W0, और आपके पास जो U है वो फंक्शन ही नहीं है Z का तो वो वैसे 0। तो यहाँ से सिर्फ ω3 इक्वल बचेगा, ये जो थर्ड स्पिन कंपोनेंट होगा वो इस प्रकार से लिखा मैंने, ठीक है। तो ये थर्ड स्पिन कंपोनेंट लिख दिया ये इस प्रकार से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करना है, स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन करना है। तो अब देखो स्ट्रीम फंक्शन के लिए मैंने v क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन के रूप में, v होता है डेल साई अपॉन डेल एक्स, और u क्या होता है माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई। ये दोनों वैल्यू पुट की मैंने, तो वैल्यू पुट की तो हाफ ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखो द मोशन इज इरोटेशनल इफ द स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। अब मोशन होगी वो इरोटेशनल होगी कब, जब आपके पास ये जो स्ट्रीम फंक्शन है वो किसको सेटिस्फाई करे, लाप्लास इक्वेशन को। देखो लाप्लास इक्वेशन के लिए तो 1/2, जब आप लाप्लास इक्वेशन के लिए क्या होता है, ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हाफ ऑफ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो हाफ तो 0 में चला गया, तो दिस इम्प्लाइज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू साई इक्वल 0। तो डेल स्क्वायर साई इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपके पास 2 डायमेंशन में क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन। 2 डायमेंशन मोशन में, यानी अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो डेल स्क्वायर और सिर्फ एक्स और वाई आएंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों आएंगे, ठीक है। तो ये देखो अब बात करते हैं कि मैंने बात की इरोटेशनल मोशन की, तो इरोटेशनल मोशन 2 डायमेंशन में क्या होगी उसकी मैं कुछ कंडीशन लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपने पास है न्यू हेडिंग, द इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। कि अब 2 डायमेंशनल मोशन में इरोटेशनल मोशन किससे डिफाइन करेंगे, कि जो इरोटेशनल मोशन होगी वो क्या होगी। देखो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में देखा था, इससे फर्स्ट जो
यूनिट हमने डिस्कस की थी उसमें हमने क्या देखा था, जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इरोटेशनल मोशन के लिए। तो देखो since we know that the velocity potential exists for irrotational मोशन। ठीक है, मैंने ये जो अपने लास्ट यूनिट डिस्कस की थी उससे लिखा है सिंस वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल मोशन, यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, इरोटेशनल मोशन के लिए। तो वेलोसिटी पोटेंशियल को आप क्या लिखते हो, फाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप डिनोट करते हो फाई से। तो क्या फाई एग्जिस्ट करेगा, अब फाई एग्जिस्ट करेगा वेलोसिटी पोटेंशियल, तो हमने क्या लिखा है इसमें कि इरोटेशनल मोशन क्या होगी, जो आपके पास लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो साई स्ट्रीम फंक्शन था तो फाई भी किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए आपके पास, लाप्लास इक्वेशन को। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन कि डेल स्क्वायर साई इक्वल क्या होना चाहिए, 0, यानी साई भी आपके पास किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड और सेकंड कंडीशन और लिख देता हूँ मैं, सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो u की वैल्यू है वो होनी चाहिए माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई के, एंड v की वैल्यू होनी चाहिए डेल साई अपॉन डेल x के, जबकि आप u से जानते हो। ठीक है, लेकिन आप u से तो जानते हो, देखो मैं लिख देता हूँ, बट वी नो दैट अगर आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल फाई दिया हुआ है तो आप यूं कैसे निकालते हो, अगर आपके पास फाई दिया हुआ है, ठीक है, बट वी नो दैट इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फाई is given then u तो होता है आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एंड v इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है यूँ आप कैसे निकालते हो, यू होता है आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एंड वी इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये हमने जो लास्ट यूनिट डिस्कस की थी उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से एक तो यू की वैल्यू ये रही, एक यू की वैल्यू ये रही, तो जो फ्लूइड है वैल्यू, जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए, सेम ही वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से देखो इस यू की वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो देखो since the equation 1 and equation 2 are identical क्या है, ये सेम ही है। तो देखो u इक्वल तो क्या हो जाएगा, वहाँ से तो आपके पास माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई, और यहाँ से कितना आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और यहीं से v की वैल्यू क्या, वहाँ से तो डेल साई अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ से माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई। क्या इस वाले माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है डेल साई अपॉन डेल वाई के। और डेल फाई अपॉन डेल वाई ये इक्वल होता है माइनस के डेल साई अपॉन डेल एक्स के।
ये लो, ये दो रिजल्ट और मिल गए हमें, ठीक है। ये लो, हमने दो रिजल्ट और निकाले कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल एक्स। यानी आपने रिलेशन निकाल लिया किस किस में, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन में। क्योंकि देखो फाई होता है वेलोसिटी पोटेंशियल और साई क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन। तो आपने किस में रिलेशन निकाल लिया, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन में, ठीक है। इन दोनों में आपने क्या निकाल लिया, एक रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है। तो अब देखो हमने इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, यानी साई और फाई में, ठीक है। अब आपके पास देखो ये रिलेशन हम कब यूज करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे अगर आपके पास स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ हो, वेलोसिटी पोटेंशियल से आपसे पूछा जाए, या आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ हो और स्ट्रीम फंक्शन आपसे क्या पूछा जाए, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन आपसे पूछा जाए। तो देखो दोनों में रिलेशन आ गया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल रखना है डेल साई अपॉन डेल वाई, और डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल रखना है माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये जो हमने रिलेशन निकाला था। अब इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करता है जो आपके पास पूछी जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन है, so that the function of constant potential and देखो डेफिनेशन थोड़ा सा, एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन so that the function of constant potential and constant stream function cut orthogonally at their point of intersection। ये क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन कट ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको क्या प्रूव करना है कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल का इस वेलोसिटी पोटेंशियल वाला फंक्शन और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन वाला जो कर्व होता है वो आपके पास क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं तो देखो कोई भी कर्व आपके पास ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें उन दोनों कर्व की क्या करेंगे, स्लोप निकालिए, और उन दोनों का स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले फर्स्ट वाले कर्व की स्लोप, उसको m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे सेकेंड कर्व की स्लोप को, ठीक है, और उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, सॉरी m2 से। उन दोनों का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो देखते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में आपके पास देखो गिवन दैट the velocity potential
द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन आर कांस्टेंट। क्या आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल कांस्टेंट, इक्वेशन 1, एंड साई स्ट्रीम फंक्शन होता है एक्स कॉमा वाई इक्वल कांस्टेंट। ये लो ऐसा लिख सकते हैं कि फाई भी कांस्टेंट और साई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो देखो पहले फर्स्ट वाले कर्व की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले कर्व के लिए मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वही तो आपके पास क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वही तो आपके पास स्लोप होती है, ठीक है। जो एम होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ से देखो पहले मैं फाई की बात कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी फाई इक्वल 0 या इसी को डी फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल 0। तो इसको टोटल डेरिवेटिव के रूप में रिप्रेजेंट कर दूँ इसको। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसको मैं LHS वाले पार्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो क्या यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के इसलिए इस तरफ ले आता हूँ इसको। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो देखिए, ठीक है। अब देखो सिंस में यहाँ लिख देता हूँ, सिंस वी यू होता है वो आपके पास होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यानी जहाँ माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स होगा वहाँ मैं यू रख सकता हूँ, ठीक है। और v की बात करें तो v इक्वल आपके पास होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, यानी जहाँ आपके पास माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई होगा वहाँ मैं v रखूँगा। तो ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये तो ऊपर वाला तो यूँ बन गया, ठीक है। लेकिन नीचे वाला देखो, अगर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई होता तो मैं v रखता, लेकिन अपने पास डेल फाई अपॉन डेल वाई है तो क्या रखूँगा इसकी जगह, माइनस का v। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ यू अपॉन वी, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या इसी को मैं लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल m1, इसको मैंने लेट किया है, और ये हो गया माइनस का u अपॉन वी। ये इक्वेशन नंबर 3। ये हमने निकाल ली स्लोप फर्स्ट वाले कर्व की, ठीक है। जो अपने पास दिया हुआ था तो हमने ये किसकी स्लोप निकाली, फर्स्ट वाला जो कर्व दिया था उसकी स्लोप निकाल ली। अब बात करते हैं सेकंड कर्व की, ठीक है। एक तो सोल्व कर लिया हमने, सेकंड कर्व की बात करते हैं। देखो सेकंड कर्व के लिए मैं एक बार इसी को रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने लिखा पहले, गिवन दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन आर कांस्टेंट। वेलोसिटी पोटेंशियल और जो स्ट्रीम फंक्शन है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट मीन फाई एक्स कोमा वाई भी कांस्टेंट होना चाहिए और साई एक्स कोमा वाई भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब ये तो आपको देखो जनरल नॉलेज है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फाई होता है वो एक्स वाई का फंक्शन होता है, साई होता है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। हमने वे स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल में पढ़ा है। तो देखो यहाँ से दैट मीन फाई एक्स कोमा वाई इक्वल कॉन्स्टेंट एंड साई एक्स कोमा वाई इक्वल कॉन्स्टेंट। इसको इक्वेशन 1 दी, इसको इक्वेशन 2 दी मैंने। फिर बात करते हैं देखो इक्वेशन फर्स्ट की पहले। अब देखो ये कॉन्स्टेंट है तो इसका जो किसी की रेस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव निकालो तो वो तो जीरो ही आएगा। तो मैंने इसका टोटल डेरिवेटिव निकाला डी फाई और वो क्या आ गया, जीरो। तो देखो फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो डी फाई एक्स कोमा वाई इक्वल जीरो। अब फाई एक्स का एक्स कोमा वाई का फंक्शन है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई की टर्म में। तो देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई
इंटू डी वाई, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से कि डेल फाइव अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल, इसको मैंने LHS में शिफ्ट किया। तो यहाँ से देखो अब मुझे निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो देखो डी एक्स को इस तरफ और डेल वाई अपॉन डेल फाइव अपॉन डेल वाई को उस तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ से सिंस u इक्वल ये रहा और v इक्वल ये वैल्यू है, तो u को तो क्या होता है माइनस का डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, v क्या होता है माइनस का डेल फाइव अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ये तो बन जाएगा u, ये बन जाएगा माइनस का v। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल यू अपॉन माइनस का v, तो इसमें माइनस कॉमन लेके u अपॉन v लिख दूँ। दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल मान लिया मैंने m1, इसको लेट किया है, वो है माइनस का u अपॉन v। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कर्व की। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड से क्या आपका ऐसा भी लिख सकते हो डी साई इक्वल 0, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डी ऑफ साई एक्स कोमा वाई इक्वल 0, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो ऐसा ही लिख सकते हैं। तो इसको भी टोटल डेरिवेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इस किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसको एक्स और वाई के टोटल डेरिवेटिव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल 0। यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको फिर से LHS में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी एक्स से तो इस तरफ डिवाइड कर देता हूँ, डेल साई अपॉन डेल वाई से उस तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या डेल साई अपॉन डेल वाई सॉरी यहाँ से तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या यहाँ से माइनस का डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल एक्स और नीचे डेल साई अपॉन डेल वाई, यही बन रहा है। और नीचे बन रहा है डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं। देखो सिंस जो u होता है वो होता है आपके पास माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई, ठीक है, और जो v होता है वो होता है आपके पास डेल साई अपॉन डेल एक्स। अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है, और फिर भी मैं देखो आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ डिस्कस किया था। ये देखो इसमें डिस्कस किया अपन ने, ये रहा v इक्वल होता है डेल साई अपॉन डेल एक्स और u इक्वल होता है माइनस का डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या बनेगा, ये तो आपके पास देखो माइनस का v हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स और नीचे आपके पास माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई है, तो ये माइनस u हो गया। ठीक है, क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये v अपॉन u बन गया। तो इसी को देखो और लेट करवाते हैं। तो लेट देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल मान लेते हैं ये m2 और m2 अपन ने क्या किया है लेट किया है और उसकी वैल्यू आ रही है v अपॉन u। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब दो कर्व आपके पास देखो मैंने शुरू में बताया था, दो कर्व आपके पास अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे उन दोनों की जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा -1 होगा। ठीक है, तो देखो
तो देखो वी नो दैट इफ टू कर्व intersect each other, we know that if two curve intersect each other orthogonally at their point of intersection, then multiple multiplication of their slope is -1. We know that if two curve intersect each other orthogonally at their point of intersection, then multiplication of their slopes is -1. यानी उन दोनों के जो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो देखो -1 होगा तो उन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो देखो इक्वेशन 3 है m1 और इक्वेशन 2 है m2। ये तो इनका RHS वाला पार्ट, LHS वाले पार्ट में है u/v माइनस में इनटू, और ये वैल्यू आपके पास v/u। क्या इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, इस u से ये u कैंसिल आउट हो गया, तो क्या m1 इंटू m2 इक्वल -1 रख सकते हैं। तो देखो क्या इन दोनों की स्लोप है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, -1 आ गया। और लिख देता हूँ मैं इसी को, देखो ये क्या dy/dx है और नीचे में फंक्शन डिनोट कर रहा हूँ फाई पे, ठीक है, इनटू क्या ये dy/dx है किस पे, साई पे, और इनका मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। तो देखो hence the function of constant potential and function of constant stream cut orthogonally at their point of intersection, ठीक है। hence the function of constant potential and function of constant stream cut orthogonally at their point of intersection। हमने प्रूव कर दिया कि दोनों अगर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी पोटेंशियल और कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन दो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कहाँ किस पे करेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो यही हमने प्रूव किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या है, सो दैट द फंक्शन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल एंड कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन कट ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो गिवन दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम फंक्शन आर कांस्टेंट, ये दिया हुआ है आपके पास, दोनों क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है तो दैट मीन फाई x, y भी कांस्टेंट और साई x, y भी क्या है, कांस्टेंट है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर ये कांस्टेंट है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 0, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 डी फाई इक्वल 0, तो दिस इम्प्लाइज डी फाई एक्स को वाई इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसको देखो डी फाई ये आ रहा है, तो अब देखो फाई किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो मैंने इसको एक्स और वाई के टोटल डेरिवेटिव के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो स्लोप होती है, ठीक है, जो आप स्लोप होती है वो क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स, और उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पे निकालना, तो एक्स वाई है। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना है, स्लोप क्या हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली मैंने, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिली, ठीक है। इसके बाद में देखो सिंस u इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल होता है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो ये वो वैल्यू मैंने पुट की, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस का u अपॉन वी आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स को मैंने m1 लेट किया है, तो ये माइनस का u अपॉन वी बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो स्ट्रीम फंक्शन भी आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो डी साई इक्वल 0, तो डी साई एक्स को वाई इक्वल 0, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई इक्वल 0। तो यहाँ से क्या इस प्रकार से मैंने इसको सोल्व किया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली मुझे। और सिंस यूँ आप जानते हो ये होता है वी ये होता है, अभी हमने डिस्कस किया है करंट फंक्शन में, तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स M2 मिल गया, M2 हो गया माइनस M2 इक्वल हो गया वी अपॉन वी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, वी नो दैट इफ टू कर्व्स intersect each other orthogonally at their point of intersection, then multiplication of their slope is -1 या must be -1। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 और 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 4 को देखो मल्टीप्लाई करने पे पहले मैंने 3 में m1 m2 और ये माइनस का u अपॉन वी और v अपॉन u, तो v से v कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो m1 इंटू m2 कितना आ गया -1 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स 4 किसके लिए फाई एंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर साई इक्वल क्या है ना -1। तो देखो हैंस द फंक्शन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल एंड फंक्शन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम कट ऑर्थोगोनली एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो आज हमने डिस्कस किया है इस यूनिट का जनरल इंट्रोडक्शन, करंट फंक्शन, ठीक है, और इरोटेशनल मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है।